नहीं, देखिए बतलाते हैं। के तो तानी के पढ़ाओ तो क्या करेगा जाके। देखिए तो वो होता है ना, तो वहाँ पे ऑफलाइन नहीं हो रहा होता है, सिर्फ ऑनलाइन हो रहा होता है। तो बच्चा किसको समझा जाता है? मोबाइलों को बच्चा समझा जाता है। ए, इधर सुनिए। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। हम लोग पिछली क्लास में क्या सीख चुके थे, क्या जान चुके थे? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? हाँ? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। अब 1789 79 ईस्वी, 89 था। 89 था कि 79 था? 89। क्या चीज? फ्रांसीसी क्रांति। ये सारी चीजें हम बतला चुके थे। जब तक घर पे नहीं पढ़िएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, है उस वो एथी में है। चलिए अबे इधर सुनिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं कहाँ से? हम लोग देखिए हम आप लोगों को बतला दिए थे कि लुई फिलिप के जो है, अब लुई फिलिप जब उसका शासन आया, फिर से विद्रोह भड़कने लगा था। अब शुरू हुआ कि कब की जो है बात करेंगे। अब बात करेंगे 1848 की क्रांति की। जो लुई फिलिप था ना, लुई फिलिप के समय भी वानी की वो उसने जो है, उसकी जब राज चल रहा था, शासन चल रहा था, तब भी क्या हुआ, आक्रोश बढ़ा और लोग फिर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। वही है जो आपका है यहाँ पे 1848 की क्रांति। देखिए क्या कह रहा है 1848 की क्रांति में, हम लोग समझेंगे। देखिए बे यार कह रहा है लुई फिलिप जो है एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गिज्जो को जो है क्या बना दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी कि उसका भी काम यही था, क्या किया जी, वो जो उसके विरोधी लोग थे उसके साथ क्या कर रहा था, वो उनको जो है खुश करने की कोशिश कर रहा था, ताकि हमारे विरुद्ध में ये कोई कार्य नहीं करे या कोई षड्यंत्र नहीं करे। तो वो क्या कर रहा था, अपने विरोधियों को खुश करने की कोशिश कर रहा था। और क्या किया, गिजो को क्या किया, 1840 ईस्वी में किसको क्या चीज बना दिया, गिजो को 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब देखिए, जो कट्टर प्रतिक्रिया वादी था, अब देखिए वह किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक वैधानिक सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी कि वो चाहता ही नहीं था कि हमारा समाज सुधरे, यानी कि ये सब के वो क्या था, विरुद्ध था। और उसको इसने क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब ऐसे मतलब समझिए, एक नहीं होता है कि मान लीजिए कि युद्ध चल रहा है, हम इतने गधा आदमी को जगह पे बैठा दे, तो उसी तरह से इसने क्या किया, क्योंकि ये चाह रहा था कि जो हमारे विरुद्ध जा रहे हैं उसको हम खुश कर लेंगे, तो हमारे विरुद्ध जाने वाला कोई बचेगा नहीं। जब वो कोई बचेगा नहीं तो युद्ध होगा क्या चीज का, यानी कि क्रांति कोई नहीं होगी, सिंपल बात। लेकिन ये गलती कर चुका था। अब देखिए क्या करेंगे लुई फिलिप पूंजीवादियों वर्ग के साथ रहना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, और जो अल्पमत में भी अल्पमत में भी था। यानी कि जो लोग कम में थे और जो उसके विरोधी थे, उसको इसने क्या करना शुरू कर दिया, खुश करने की कोशिश करने शुरू कर दिया। और 1840 ईस्वी में क्या किया, गिजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब देखिए आगे की क्रांति में क्या हुई। अब बात करते हैं, उसके पास किसी तरह का जो है सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। यानी कि कोई सुधारने का, कोई मतलब व्यवस्था करने का कोई
नीति नहीं था। अब क्या हुआ कि और ना ही किसी विदेश नीति का जो है विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। यानी कि विदेश नीति में भी कोई सफलता उसको हासिल नहीं हो रही थी। विदेश मतलब दूसरे देश में, यानी कि वहां पे अब देखिए कह रहा है उसके शासन काल में देश भूखमरी बेरोजगारी से व्यस्त होने लगी, जिससे जिससे जनता ने गीजों को गीजों को का आलोचना होने लगी। और जो है सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में गीजों के विरुद्ध एक जुलूस निकाली जुलूस निकालने की घोषणा करनी पड़ी। यानी कि क्या हुआ, गिज्जो से आदमी खुश नहीं था। और जब गिज्जो से खुश नहीं था तो क्या हुआ, 22 फरवरी 1848 ईस्वी में क्या हुआ, पेरिस में उस गिज्जो के विरुद्ध क्या हुआ, जुलूस निकलने लगा। यानी कि आंदोलन के लिए जुलूस निकलने लगा, लोग इकट्ठा होने लगे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अंततः अंतः अतः लोग जुटने लगे, परंतु लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ने का जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। यानी कि लुई लुई फिलिप को जो है गद्दी छोड़ने पर क्या किया गया, मजबूर किया गया। अब देखिए 14 फरवरी को लुई सॉरी 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। ये भी कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। यानी कि अपना दोस्त देश छोड़ करके दूसरे देश में भाग गया। लेकिन ये क्या किया, ये जो है ये अपना गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अंतिम चरण में इसे भी गद्दी छोड़ना पड़ा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि तत्पश्चात यानी कि उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई बॉल था। यानी कि जो है आपके गणतंत्रवादी थे, उनके जो नेता थे वो कौन थे जी, नेता मार्टिन मार्टिन और दूसरा जो थे वो लुई बॉल था। यानी कि शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई लुई नेपोलियन फ्रांस का जो है क्या हुआ, सम्राट बना। यानी कि इन दोनों में भी नहीं बना। यानी कि कोई क्या कह रहा था, कोई ये सोच रहा होगा कि हमें पूरा चाहिए और दूसरा सोच रहा होगा हमें पूरा चाहिए। यानी कि मनुष्य के अंदर क्या है, ये है सब कुछ उसको चाहिए, सब कुछ उसको चाहिए, सब कोई उसके अधीन होना चाहिए। हर एक मनुष्य की यही कहानी है। उसी तरह से उन दोनों में नहीं पटरी खाया तो क्या हुआ लुई लुई नेपोलियन को क्या किया गया, फ्रांस का क्या बनाया गया, सम्राट। किसको बनाया गया, कब बनाया गया, 1848 में बनाया गया। क्योंकि यहाँ पे फ्रांसी 22 फरवरी का हुआ तो 1848 में बनाया गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसके साथ क्या हुआ, कह रहा है कि इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस के पुरातन व्यवस्था को का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड की किसी इस क्रांति से प्रभावित हुए। यानी कि बहुत सारे देश हुए जो इस क्रांति से क्या हुए, प्रभावित हुए। यानी कि जो राजतंत्र से परेशान थे वो प्रभावित हुए कि यहाँ पे क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। यानी कि अब देखिए क्या हुआ, इटली तथा जर्मनी में जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र का राज स्थापित करने की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र सिद्धांतों पर आधारित था। यानी कि वो लोग क्या चाह रहे थे, अब जो है वहां पे क्या हुआ कि यानी कि मतभेद होने लगा कि हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। अब हम लोग राजतंत्र के लिए नहीं सहमत है। तब क्या हुआ, फिर से युद्ध हुआ। अब देखिए कह रहा है कहां पे, यहाँ पे एथी में फ्रांस वाला तो कंप्लीट हो चुका था,
फ्रांस वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसी से प्रेरित होकर के क्या किए, बाकी सारे जगह जैसे इटली वाले क्या किए, इटली वाले अपना नहीं, अपने अंदर यानी कि अपने देश के अंदर क्रांति करने लगे, ताकि हमको भी क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, संवैधानिक नियम नीति से चले हमारा देश। अब देख क्या हुआ अब हम लोग बात कर रहे हैं इटली के एकीकरण का। किसके, इटली के एकीकरण का। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि इटली 19वीं सदी के आरंभ में, आरंभ में मतलब 18 18 के स्टार्ट, यानी कि 1801 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो 1800 जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही वो 19वीं सदी में आ गया। और 19वीं सदी में क्या हुआ, आरंभ में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने का भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं थी, यानी कि वो बहुत सारे जो है समझिए कि छोटे छोटे जगहों में बटा हुआ था। कौन, इटली, जिसके वजह से क्या था जी, उनमें माने राष्ट्र तेजी से वहां पे मतलब क्रांति की जो है शुरुआत नहीं कर की जा सकती थी, यानी कि सब अलग अलग थे, सब मतलब समझिए कब्जा हुआ था, तो वहां पे अलग अलग हुआ था। इसलिए वो क्या थी, एक समस्या थी, यानी कि उसके जो है राज्य को क्या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया गया था, जिसकी वजह से वहां पे क्या थी, ये एक समस्या थी कि कैसे हम लोग एक जगह से एक ही बार कैसे मतलब अपने आंदोलन को शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं जैसे इटली और ऑस्ट्रिया, जैसे इटली और ऑस्ट्रिया फ्रांस जैसे विदेशी शत्रु को हस्तक्षेप था, का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण में इनका विरुद्ध आवश्यक था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से न हो कि शासन के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक प्रशासनिक क्या चीज है जी, विसंगतियां और मौजूद थी, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण थे। ये जो था आपका पोप, ये चाह रहा था कि हमारे नेतृत्व में काम हो, ये हमारे नेतृत्व मतलब हम जो चाहे हमारे अनुसार से हो, यानी कि हम इसके अगुवाई करें, यानी कि आगे हम रहे। ठीक है, यानी कि हम जैसे चाहे वैसे हो, और वो चाह रहा था कि धार्मिक दृष्टिकोण से हो, यानी कि धर्म के आधार पे। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर फोटो नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले का इटली जो यहाँ पे है, पहले का इटली, पहले का इटली का ये जो है मानचित्र है, और दूसरे जो इटली का जो है जब एकीकरण हो गया, यानी कि एक हो गया, तो उस समय का ये मानचित्र है। ठीक है, अब देखिए, मानचित्र क्लियर नहीं दिख रहा है, अब सुनिए ध्यान से, क्या हो गया, अब सुनिए, कह रहा है कि परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, यानी कि जो है 19वीं सदी जैसे स्टार्ट हुआ वहां पे, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम थे, यानी कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र था, और अलग अलग लोग उस पे अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। ये तो प्रॉब्लम था इटली का एकीकरण के लिए, यानी कि एक राष्ट्र बनाने के लिए। तो अब देखिए, वही कह रहा है, लेकिन फिर भी इटली में क्या थी, राष्ट्रीयता पनप रही थी। 19वीं सदी में राष्ट्रीयता इटली में पनप रही थी, यानी कि बढ़ रही थी, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। ठीक है, अब देखिए, फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण के अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि ये कह रहा है कि जो नेपोलियन की सैन्य अभियान थी, उन्होंने वो भी उनके इस युद्ध में, यानी कि इस क्रांति में, इस राष्ट्रवाद में वो सहयोग
कर रहे थे, लेकिन सामने से नहीं कर रहे थे। सामने से नहीं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे। सामने आकर के मान लीजिए किसी से झगड़ा हो रहा है, तो आप भी आकर के वहां पे खड़ा होकर के एक तरफ से नहीं तो दूसरे तरफ से बोलने लगिए, और नहीं तो आप बोल रहे हैं दूसरे तरफ से, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं रहे हैं कि हम उसके तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं। हाँ, वहीं यहाँ पे यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आप वहाँ पे दिखा नहीं रहे कि हम उसके तरफ से हैं, लेकिन आप है, हाँ, काम उसके लिए कर रहे हैं। अब देखिए वही हो गया अप्रत्यक्ष। अब कह रहा है इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित कर दिया। यानी कि अब आपका क्या हुआ, इटली का जो है विजय हुआ, यानी कि इटली जीत गया। जब इटली वाले जीत गए तो उसको क्या किया, नेपोलियन जो था वो कितने गणराज्यों में विभाजित कर दिया, तो 3 राज्यों में। अब देखिए जैसे सिसलपा सिसाल पाइन गणराज्य, दूसरा जो था ये था लिगुलियन था, और तीसरा जो है ट्रांसपेंड। इसने जो है उसने यातायात व्यवस्था को क्या चुस्त दुरुस्त किया था, महत्वपूर्ण क्षेत्र के एक शासन के अधीन लाया। यानी कि उसने जो है जो भी मतलब क्या था जी, व्यवस्था, जब मान लीजिए क्रांति होगा, युद्ध होगा, तो सारी चीजें अस्त व्यस्त चलने लगेगी। यानी कि उसने उस चीज को सुधार करने की कोशिश किया, उसे फिर से दोबारा से इटली को इटली जैसा बनाने का कोशिश किया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन सभी कारणों से वह जागृति आई, सॉरी वहां जागृति आए, यानी कि वहां पे क्या हुआ, विकास होने लगा, यानी कि जागृति आई। अब देखिए नेपोलियन का पतन, नेपोलियन का भी कब हुआ, 1800। देखिए कहानी जैसे हिस्ट्री है ना, तो आपको पूरा एक बार हिस्ट्री थोड़ी ना है, कहीं कहीं से काट करके आपको पढ़ाया जा रहा है, जो चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक नेपोलियन नेपोलियन थोड़ा देर के लिए आया, नेपोलियन थोड़ा देर के आया फिर हट गया। अब देखिए 1814 ईस्वी में नेपोलियन के जो है पतन पतन जो हुआ, नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी के जो है, उसके पश्चात उसके बाद पश्चात यानी कि वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों में, यानी कि पिडमाउंट और जो है सिडोन सिडोन का एकीकरण, सिडनिया, हाँ सिडनिया एकीकरण कर दिया गया। यानी कि अब जो है यहाँ पे हमारे पास 1815 14 कौन चला गया जी, नेपोलियन, खत्म, पतन हो गया उसका। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 1815 में वियना कांग्रेस आया, और वियना कांग्रेस कहा इटली को जो है अब वो उसका उद्देश्य था जैसे पुराना इटली था ना, उसको फिर से पुराना इटली बनाया जाए। और उसने क्या किया, जो है दोबारा से जैसे वो क्या किया था, यहाँ पे नेपोलियन क्या किया था, 3 राज्यों में विभक्त किया था, ये क्या कर दिया वियना कांग्रेस, 2 राज्यों में विभक्त कर दिया। अब जैसे 2 राज्यों में विभक्त किया, अब देखिए इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी, यानी कि इटली का एकीकरण की दिशा तय होने लगी, यानी कि इटली का एकीकरण इस तरह से पूरा होता गया। अब देखिए क्या दिक्कत है, हाँ जा अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कह रहा है इटली 1820, वियना कांग्रेस कब आया, 1815, और नेपोलियन का पतन पतन कब हुआ, 1814 में। 1814 में नेपोलियन का पतन, 1815 में वियना कांग्रेस आया। नेपोलियन ने जो इटली को कितने राज्यों गणराज्यों में बांटा था, 3 में। उसके बाद वियना कांग्रेस कितने राज्यों में बांटा था, 2 में। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इटली 1820 ईस्वी में ही कुछ राज्यों के संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। फिर से होने लगा आंदोलन, किस लिए, संवैधानिक सुधार करने के लिए। अब देखिए क्या हुआ, संवैधानिक सुधार करने के लिए फिर आंदोलन होने लगा। एक गुप्त दल जिसको क्या कहा गया जी, कार्बोनरी का गठन हुआ, जो राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। यानी कि क्या कह रहा है रे, राजतंत्र, यानी कि इसको नाम दिया गया, यानी कि जो है
फिर से राष्ट्रवादियों के द्वारा क्या किया गया, एक उद्देश्य छापामारी, छापामारी नाम का जो है एक फिर से क्रांति किया गया, क्रांति किया गया। हाँ, लेकिन क्या चीज का, यानी कि कार्बोनरी जो है, कार्बोनरी सॉरी, हाँ कार्बोनरी का गठन किया गया जो है। उसके बाद जो है इसको छापा मारी, यानी कि अब जब ये चाह रहे थे कि हम फिर से किसको लाए जी, गणराज्य को लाए, राजतंत्र को खत्म करे, गणराज्य को लाए। अब देखिए इसी तरह से मतलब 2 पार्ट 3 पार्ट में कर करके उत्सव क्या कर रहा था, फिर गणराज्य बना दे रहा था, फिर क्रांति हो रही थी, फिर गणराज्य बना दे रहा था, यानी कि सब कोई चाह रहा था कि हमारे अनुसार होता रहे। अब देखिए तब क्या हुआ अब जो है प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी के संबंध भी इटली दल से था। किस दल से था जी, इसी दल से था, इटली दल नहीं, इसी दल से था। किस दल से जा था जी, कार्बोनरी से। अगर कोई कह दे कि मेजनी किस दल से था तो कार्बोनरी थे। कार्बोनरी का उद्देश्य क्या था, राजतंत्र को खत्म करना और लोकतंत्र को लाना था। अब देखिए 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली में उथल पुथल हो सकता था और वहां यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। यानी कि यहाँ जो है आप देखें कि क्रांति की शुरुआत जो है, क्रांति यानी कि देखते देखते जो फ्रांस था, फ्रांस के वजह से सब में क्या हुई, जिज्ञासा आई और क्रांति की लहर दौड़ी। यानी कि फ्रांस ने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते, यानी कि फ्रांस लोकतंत्र की ओर जा रहा है, फ्रांस ये चीज कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आक्रोश, जैसे मान लीजिए कि जब राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनप रही थी वो स्पीड ले ली। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली का एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का जो है प्रयास किया। लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था जी, मेटरनिक, और मेटरनिक द्वारा जो है इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। यानी कि देखिए ये जो मेजनी था, ये मेजनी रणनीति बना रहा था और वो चाह रहा था कि जो है हो जाए ये। तब क्या हुआ कि मतलब एक ये वो कुछ क्षेत्रों को क्या कर रहा था, एकीकृत कर रहा था। लेकिन जैसे वहां पे एंट्री किसकी होती जी, ऑस्ट्रिया की चांसलर की। जैसे ऑस्ट्रिया की चांसलर की एंट्री होती है, यानी कि जैसे ऑस्ट्रिया के चांसलर को पता चलता है तो वो इसके युद्ध को या कहिए इसकी क्रांति को क्या करता है, दबा देता है। और दबाने का मतलब हुआ कि उसका प्रभाव ज्यादा रहा और क्या करना पड़ा, मेजनी को पलायन करना पड़ा, यानी कि भागना पड़ा। पलायन करना मतलब वहां से भागना पड़ा, यहाँ से वहां से दूसरे जगह जाना पड़ा। अब देखिए यही थे मेजनी भाई, लेकिन ये भी बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। बबी सबको एक दिन बुढ़ाना है, कोई यहाँ अब देखिए कैमरा उस समय, अब सुनिए ध्यान से अब सुनिए ध्यान से, अब बात कर रहे हैं मेजनी के बारे में। किसके बारे में, मेजनी। मेजनी की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक था, योग्य सेनापति था, लेकिन वह तात्कालीन राजनीति परिस्थितियों के चेतना नहीं रखा सॉरी चेतना नहीं रखता है था। यानी कि उसे अचानक राजनीति में क्या हो जाए उसकी ये अनुभव उसको नहीं थी। लेकिन वो क्या था जी, वो साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था, ठीक है। लेकिन उसको जो है राजनीतिक उथल पुथल के बारे में उतना अग्रिम जानकारी नहीं थी, यानी कि तेज से उसको पता नहीं चल पाता था। अब देखिए अतः उसे और उसके गुट अधिकारी गुट अधिक सफल नहीं हो सके। यानी कि जो वो मेटरनिक था, मेटरनिक है ना था जी, जो क्या किया, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो क्या किया, मेजनी के युद्ध को दबा दिया। यानी कि इसको पता नहीं था कि वो क्या कर सकता है,
यानी नहीं तो अनुभव होता तो वहां पे वो गलती नहीं होती, क्योंकि इतिहास से हम लोग सीखते हैं कि गलतियां नहीं करे। क्या गलती किसने किया था और कैसे उसने गलती किया था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ, अपनी पराजय के बाद भी मेटरनिक हार नहीं माना, सॉरी मेजनी हार नहीं माना। मेटरनिक और मेजनी थोड़ा सा नहीं होता, फॉलो फॉलो हो जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यानी कि मेजनी ने अपना हार नहीं माना, भले पलायन कर दिया लेकिन कहा बंदा आज जा रहे हैं कल लौट के आएंगे। अभी मैंने मान लीजिए कि हमको उतना अनुभव नहीं है, अब हमको उतना अनुभव नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए, अगर देखिए अगर हम क ख ग घ पढ़ रहे थे, क ख ग एक बार मान लीजिए पढ़िए लिए लेकिन भोर पढ़वा दिए, तब तक कोनो चाचा आए पूछ दिए बतलाओ हई कथी लिखल बा, लिख के तो कह दियन, तो कहब ना उ पूछियन कि तारा याद बा ककारा कह ग तो कह देबो ह, तले उ कुछ लिख के पूछ दियन, चाहे पूछ दियन कि हई क्या तर लिखल ककर का, तले तार लूर ना आइल तो कहियन तू पढ़त रह। तो ओकरा बाद दू चार दिन के बाद चाचा से याद क के मिल, चाचा का पूछले रहल, ककर का बाग मर्द हेंगन होला, तब का ओकरे गए, यानी कि उसी तरह की भावना उसकी थी। अच्छा हम नहीं जान रहे थे आप, हम पलायन करके जा रहे हैं लेकिन लौटेंगे जरूर, क्योंकि इंसान को क्या है, अरे बाप रे कोई किसी का बेइज्जती कर दे तो उसको दुख होता है, लेकिन थोड़ा देर बाद सोचता है हम इसका बेइज्जती कैसे करें, बेइज्जती का बदला बेइज्जती। अगर कितना हूं मैंने अच्छा इंसान होगा, कितना हूं अच्छा, लेकिन एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए उसके दिमाग में एक ख्याल आना है, क्योंकि ये मानव का नेचर है, ये नेचर है, वो कभी बदल नहीं सकता है। यानी कि हर एक मानव के अंदर ये है कि अगर हमारी बुराई कोई किया है तो हम भी उसका बुराई ढूंढे और उसका बुराई करे। नहीं, ये नहीं कोई सोचता है, भले आके आपसे सामने से कहेगा कि हम इसके बारे में बुराई नहीं सोच रहे हैं, हमारा बुराई कर दिया है, लेकिन थोड़ा देर के लिए उसका दिमाग सोचा होगा, भले वो कितना हो अच्छा क्यों नहीं हो, यानी कि बाद में बदल गया हो, छोड़िए जादिए भी बुराई कर दिया, लेकिन थोड़ा के लिए उसके दिमाग में आया कि हम बुराई करेंगे क्योंकि हमारा बुराई किया है। ठीक है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे 1848 ईस्वी में जो जब जो है फ्रांस साहित्य के जो है पूरे यूरोप में क्रांति का जो है दौर आया, तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। किसको जी? जब क्या हुआ, जब 1848 की फ्रांस साहित्य के पूरे यूरोप की क्रांति जब शुरू हुई, जब पूरे यूरोप में क्रांति का लहर दौड़ा, तो मेटरनिक को भी क्या करना पड़ा? किसको? मेटरनिक। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, चांसलर था मेटरनिक। अब उसको भी क्या करना पड़ा जी? गद्दी छोड़ करके यहाँ पे सुरेश नहीं क्या दिखत हो दादा। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा बबुआ बबुला जा। चलिए थोड़ा सा कबो कबो गड़बड़ा जाता है। आप सुनिए, अब सुनिए, इसके बाद इटली के राजनीति में पुनः मेजनी का जो है आगमन हुआ, फिर से दोबारा जैसे मेटरनिक मेटरनिक को भी भागना पड़ा। यानी कि राजनीति में कोई अस्थाई नहीं होता है, नहीं है। कभी आप जैसे राघव चड्ढा क्या कह रहे थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, लेकिन आज जाकर गुंडों की पार्टी में मिल गए, वो भी कट्टा लेके घूम रहे हैं। ठीक है। यानी कि जब संकट मने समझिए कि जब आपका समय होगा ना, जैसे मान लीजिए कि दूसरे के बारे में दूसरा आपका विरोधी है तो उसका आप बार बार बुराई करिएगा, लेकिन जब उसके तरफ जाइएगा ना तो जितना बुराई करिए लगिएगा उसका पॉजिटिव वाला गिनाने लगिएगा कि वहां पे आप गलत थे इसलिए गलत बोल दिए। अब उसका बुरैया जो है ना उसको सही करने लगिएगा। यानी कि जब उसके तरफ थे उसके तरफ बोले और जब इसके तरफ आए इसके तरफ बोले। लेकिन जो है इंसान ये चीज समझना चाहिए, कम से कम हमेशा सही बोले, लेकिन सही आदमी भी कभी कभी क्या होता है, कोई कोई गलत। अब समझिए, चलिए कोई बात नहीं है। वो वहां पे अब देखिए कह रहा है कि
मेजनी जो है संपूर्ण बाद इटली का जो है एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सर्डिनिया सर्डिनिया जो है पिडमाउंट का शासक यानी कि चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का जो है विलय विलय चाहता था। यानी कि सभी प्रांतों को वह क्या चाह रहा था, मिला देना चाह रहा था। और मेटरनी क्या सॉरी मेजनी क्या चाह रहे थे कि वो क्या करे, मेजनी एक गणराज्य बनाए। और ये क्या चाह रहा था, चार्ल्स एल्बर्ट ये चाह रहा था कि सभी जितना जो है हमारे पास प्रांत है उस सबको क्या करे, एक कर ले, यानी कि एक कर ले। अब देखिएगा, इसमें मेन दिक्कत है जानते हैं का, इसमें कहानी ज्यादा है, कहानी आपको पढ़ना है, मेन पॉइंट भी बाद में पढ़ाएंगे, मेन पॉइंट बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए उधर पोप का जो है इटली को धर्मराज्य बनाने का जो है पक्षधर था। इस तरह विचार के टकराव के कारण इटली के जो है एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कालांतर के ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिससे सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट का जो है पराजय हो गया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी का पुनः हार हुआ और वह क्या कर गया जी, पलायन कर गया। यानी कि फिर इस बार पहले ऑस्ट्रिया का चांसलर हस्तक्षेप किया, तब भी मेजनी को पलायन करना पड़ा। दूसरी बार ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप किया, तब क्या करना पड़ा, तब भी मेजनी को पलायन करना पड़ा। लेकिन अब देखते हैं बंदा रुकता है कि नहीं। अब आइए इधर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास जो है पहला चरण कंप्लीट हो गया, किसके, इटली के एकीकरण का। यानी कि ये कौन कौन आया, मेजनी आया, मेटरनिक आया, ऑस्ट्रिया आया, ऑस्ट्रिया आया ना लास्ट में, ऑस्ट्रिया की वजह से ना फिर मेजनी को भागना पड़ा। पहले तो ऑस्ट्रिया का अचानक नहीं, पहले अभी जो है अभी हम बतलाएं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए कौन हस्तक्षेप किया है, जो है ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली के जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार फिर से मेजनी को पुनः हार हुई और पलायन करना पड़ा। तो इस बार किसका हस्तक्षेप हुआ, ऑस्ट्रिया का। पिछले बार ऑस्ट्रिया के चांसलर का हस्तक्षेप हुआ था, जिसकी वजह से मेजनी को कहा फिर से पलायन करना भागना पड़ा था। और इस बार किसका हस्तक्षेप हुआ, ऑस्ट्रिया का। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में। द्वितीय चरण के बारे में रहने दिया जाए का, कितना पेज है, लेकिन इतना समझिए एगो चैप्टरवा एक सप्ताह में सफाइए तो कैसे पता चलेगा। कहिए मेन मेन पॉइंट रोज रोज बतला दे, खाली मेन मेन पॉइंट। इतना कहानी पढ़ने से फायदा है, ये सब कह रहा है कि इतना ही रहने दीजिए, तब हम क्या करें। हाई आपको पता है तुमको, कहाँ अभी 18 पे पहुंचे हैं, कल 9 आज 9, यानी कि 9 + 45, 5 दिन में एक चैप्टर खत्म। चलिए इधर देखिए, कह रहा है कि एकीकरण के द्वितीय चरण, अब जो है इटली के अब जो है इटली के एकीकरण के दूसरे चरण के ध्यान पर ध्यान देते हैं। हाँ अब सुनिए ध्यान से, बात को खत्म कीजिए। इधर देखिए, अब इटली के एकीकरण का पहला चरण खत्म हो गया, अब जो है दूसरा चरण शुरू हो गया। अब देखिए दूसरा चरण में किसकी किसकी एंट्री हो रही है। कह रहा है कि 1800 इटली तक 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल रहे, परंतु धीरे धीरे इटली के इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी। यानी कि लोगों के अंदर जो है इसके प्रति जागरूक लोग हो रहे थे। भले ही आंदोलन क्या हुआ, असफल रहा। यानी कि ये जो आंदोलन हो रहे थे वो असफल हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ बीच में भी, ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है
अगर हमें 100 तक जाना है, कहाँ तक? 100 तक। अगर हम मान लीजिए कि डायरेक्ट 100 तक नहीं पहुंच सकते, अगर एगो सिक्का आज रखेंगे, एगो सिक्का कल, एगो सिक्का कल, फिर एगो उसके कल, एगो उसके कल, एगो उसके कल, धीरे धीरे हम 100 की तरफ जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं कि नहीं? तो वही चीज हुआ जब आंदोलन हो रहा था, तो डायरेक्ट प्रभाव कभी पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था, लेकिन पूरा प्रभाव थोड़ी खत्म हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आग में कोई चीज जल रहा है, अगर आग जो आप बुझा देते हैं तभी गर्म रहता है कि नहीं? डायरेक्ट पूरा तो शांत नहीं हो जाता ना, ठंडा नहीं होता है। उसी तरह से बात है कि यहाँ पे आंदोलन का आग लग चुका था और हर एक बार दबाया जा रहा था, लेकिन आंदोलन का आगवा ना दब जा रहा था, उसका जो गर्मिया था वो थोड़ी दब जा रहा था, नहीं दब रहा था। यानी कि छोटा छोटा कहीं कहीं लोग तो थे उस तरह के। अब देखिए क्या हुआ, यानी कि कह रहा है कि जन जागरूकता, यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही थी। अब देखिए राष्ट्रीयता का जो है भावना तीव्र हो रही थी, यानी कि उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, तेज हो रही थी। अब देखिए कह रहा है कि इटली के सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर एमुनेल राष्ट्रीय विचारधारा का था, सॉरी, राष्ट्रवादी विचारधारा का था, और इसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर एमुनेल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब सुनिए ध्यान से क्या हुआ, यहाँ से क्या बदल रहा है जी, पूरा कहानी बदल रहा है। कह रहा है राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, यानी कि वो जो लोग थे वो राष्ट्रीयता उनमें बढ़ रही थी, लेकिन उसके पर्या अब सुनिए, यहाँ पे देखिए इटली के सिडिनिया और जो है पीडमाउंट का नया शासक किसको चुना गया जी? नया शासक के रूप में किसको चुना गया? नया शासक के रूप में जो है विक्टर एमुनुएल को चुना गया, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक था। लेकिन वो भी राष्ट्रवादी विचार का धारा का समर्थक था, डायरेक्ट उसको जो है शासन पे बैठा दिया गया और वहीं डायरेक्ट जो है आक्रोश में आकर के अपना विचारधारा का प्रचार करने लगता, तो वहां पे भी वो भी बदला जा सकता था। इसलिए उसने काम धीरे धीरे धैर्य के साथ किया। जैसे मान लीजिए कि हम जान रहे हैं कि 2+2 4 होता है, लेकिन किसी को बतला रहे हैं, किसी को नहीं पता है, तो जो जान रहा है ना, तो वो ऐसे करता है, का सर का बतला रहे हैं, 2+2 तो हम जान रहे हैं 4 है, लेकिन वही आपसे पूछ दीजिएगा, तनका एक से बढ़ा के पूछ दीजिएगा तो वो मुंह बादेगा। उसी तरह से होता है। यानी कि हम 2+2 जान रहे हैं, तो हमारे अंदर जिज्ञासा है कि हम कितना तेजी बोल दे, अरे बाप रे, बोल देंगे तो कहेगा, वो दूसरा सोचेगा एक मतलब ही जानत रहल स, एक मतलब ही जानत रहल स। यानी कि उसके अंदर भले वो कहे नहीं कहे, उससे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या कहेगा, कहेगा अरे बाप रे, ई जानत रहल स कि 2+2 4 होला, और वो सोची कि हम नहीं जानत, ई जानत रहल, हम नहीं जानत। यानी कि थोड़ा-सा भावना इधर-उधर होगा। उसी तरह से क्या हुआ कि ये जो है, ये किसके राष्ट्रवादी धारा का क्या था? विचारधारा का समर्थन में था। अब देखिए उसने क्या किया, जो है उसके बाद जो है इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा, क्योंकि ये रास्ता चल रहा था और इस रास्ते पे हर एक लोग जा रहे थे। यानी कि जो चीज नहीं होने वाला था, वो रास्ता चल रहा था। लेकिन जब ये आया तो देखा कि अभी भी हमारे पास उतना क्षमता नहीं है जिसकी वजह से हम क्या कर सके, क्रांति कर सके। तो उसने क्या किया, एक नया व्यक्ति को, एक नया चेहरा को क्या बना दिया, विक्टर एमुनुएल को क्या बना, सॉरी, काउंट कबूर को क्या बना दिया, विक्टर एमुनुएल ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यानी कि धीरे धीरे अपने शासन का विस्तार करने लगा। अब देखिए, वो चश्मा पहने हैं और थोड़ा फटुआ ब्लर है। अब देखिए ध्यान से अब बात करते हैं किसके, काउंट काबूर। अब जो है क्या बोलते हैं, इटली में नया व्यक्ति का प्रवेश हो गया है, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल, अब देखिए काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया 2 बार हस्तक्षेप कर चुका था, एक उसका चांसलर और दूसरा
वो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया मतलब देश, एक नाम नहीं है वो देश का नाम है। यानी कि ऑस्ट्रिया उसमें हस्तक्षेप कर दिया, यानी कि देश उसमें हस्तक्षेप कर लिया। और चांसलर मतलब उसका एक व्यक्ति हस्तक्षेप कर लिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो है इस बात को जानता था, क्योंकि वो राजनीतिक कूटनीतिज्ञ था। वो एक कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी था, यानी कि राष्ट्रीयता को भावना को वो बढ़ा रहा था। उसको उसकी राष्ट्रवादी का समर्थन था, यानी कि उसको समर्थक। अब देखिए, अब उसने क्या किया, उसको जो पता चला, यानी कि जो अपने अनुभव से उसने पाया, ऑस्ट्रिया को उसने क्या कहा, सबसे ज्यादा बाधा कोई है इस इटली के एकीकरण में तो कौन है, ऑस्ट्रिया है। जब आपको प्रॉब्लम पता चल गया तो सॉल्यूशन निकलना शुरू हो गया। अब जब तक मान लीजिए कि प्रॉब्लम में नहीं पता है, प्रॉब्लम में नहीं पता है, मान लीजिए कि बुखार लगल है, आप खावा धावा दवा खा रहे हैं दर्द का, तो प्रॉब्लम है इसका मतलब आपको नहीं पता है। जैसे आपको पता चल गया है बुखार लगल है, फट बुखार का टेबलेट दीजिएगा, फट दे पैरासीटामोल खाइए और बेड पे सोइए, और सुबह देखिएगा हैं बुखार तो खत्म। समझे कि नहीं। अब देखिए वही बात कर रहा है, अतः उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का करने की कोशिश की, क्योंकि फ्रांस अब क्या हो चुका था, उसकी क्रांति अब वो लोकतांत्रिक हो चुका था। अब उसमें लोगों के अनुसार सत्ता में परिवर्तन आ सकता था। अब वो लोकतांत्रिक हो चुका था। अब उसने कहा क्या, वो सोचा कि अब जो है हम भले राजा हैं, यहाँ के मालिक हैं, लेकिन ऊपरे ऊपरे हैं। अगर जैसे हम युद्ध छेड़ेंगे, फिर जो बाकी वाला रहेगा जो राजतंत्र का विरोध नहीं करता है, राजतंत्र चाहता है कि चले, तो वो क्या करेगा, हमको हटा देगा और हम हट जाएंगे, फिर खेल बिगड़ जाएगा, फिर हमको शुरू से हमको भी युद्ध करना पड़ेगा, हमको भी भागना पड़ेगा। तो उसने दिमाग लगाया कि आखिर यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत है कहाँ। तो उसको पता चला दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑस्ट्रिया है। उसके बाद यानी कि उसको पता चल गया कि ऑस्ट्रिया सबसे ज्यादा दुगलई उसी का है, यानी कि ऑस्ट्रिया इसमें हस्तक्षेप कर रहा है बार बार। जब भी एकीकरण की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहा है, हस्तक्षेप करिए दे रहा है। तो उसने कहा कि अगर हम यहाँ पे शक्तिशाली नहीं है, हमारे पास कुछ शक्तियां हैं, अगर मान लीजिए कोई राजा बनल है तो उसके पास कुछ ना कुछ शक्तियां हैं, लेकिन उतना शक्तियां नहीं है कि वो अपने अनुसार पूर्ण रूप से काम कर सके। तो वो क्या किया, दूसरे के तरफ हाथ बढ़ाया, और वो कौन था, फ्रांस था। फ्रांस की तरफ उसने क्या कहा, यानी कि कोशिश की दोस्ती करने की, यानी कि वो फ्रांस के तरफ हाथ बढ़ाया। अब क्या हुआ, 1853-54 में क्रीमिया क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने का घोषणा कर दिया। सम्मिलित चाहे शामिल होने का घोषणा कर दिया, यानी कि अब सोचा जब हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप भी हमारा सपोर्ट करिएगा। यानी कि उसने इस बात को घोषणा कर दिया कि हम युद्ध में क्रीमिया के युद्ध में हम किसका साथ देंगे, फ्रांस का। अगर उसको उस समय क्या था, फ्रांस शक्तिशाली होगा भाई, क्योंकि कोई भी हाथ अगर बढ़ा रहा है तो शक्तिशाली आदमी की तरफ बढ़ाएगा। अब मान लीजिए कमजोर आदमी की तरफ थोड़ी बढ़ाएगा। वही लास्ट में कब कमजोर आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया जाता है, हाथ जब बढ़ाया जाता है जब आपका युद्ध शक्तिशाली आदमी से हो। जब आपका युद्ध शक्तिशाली आदमी हो तो छोटा आदमी से 10 गो छोटा आदमी को हाथ 10 आदमी से मिला लीजिए, और 10 गो आप हो गए, एगो बड़ा है, 10 को मिल करके आप भी बड़े हो गए कि नहीं। यानी कि जब छोटा आदमी से कब हाथ मिलाया जाता है, जब बड़ा वाला हो सामने। आज जब छोटा वाला अगर मान लीजिए कि उसके अनुसार हम, मतलब उतना छोटा के मतलब छोटा नहीं, जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए अभी जो क्या कौन था जी, नहीं नहीं, यहाँ पे काउंट कपूर, यानी कि इसके पास जो है शक्ति थी, लेकिन शक्ति कम थी, शक्ति थी लेकिन शक्ति कम थी, यानी कि ये अपने सामने वाले में कम पड़ रहा था। तो आप इसने क्या किया, अपने बड़ा वाला से हाथ मिला लिया। यानी कि जब हम किसी से कम पड़ रहे हैं तो हम जब तक बड़ा नहीं बनेंगे तब तक कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा तो बिगाड़ सकते हैं, थोड़ा तो बिगाड़ सकते हैं। तो वही काम किया इसने, क्या कर दिया, घोषणा कर दिया कि हम ऑस्ट्रिया के सॉरी फ्रांस के तरफ से क्या करेंगे,
युद्ध करेंगे, यानी कि उसने जो है सम्मिलित होने का क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। यानी कि फ्रांस ने नहीं कहा था कि हमारे युद्ध में आप कूदिए, लेकिन उसने कहा नहीं था कि आप हमारे युद्ध में आइए, लेकिन वो क्या किया, कूद गया। क्योंकि वो उसको चाहिए था फ्रांस का समर्थन, फ्रांस का साथ। फ्रांस का समर्थन साथ मिल जाता तो वो अपना जो मतलब उसका जो उद्देश्य था, वो इटली का एकीकरण करने का उद्देश्य, वो पूरा हो जाता। अब वो नहीं कर रहा है, जिसको जरूरत है वो तो हाथ मिलाएगा। अब भले आप हाथ को नकारिए, एक बार नकारिए, दो बार, कबो तो ऐसा होगा कि आप कहिएगा चल भाई इतना दिन से हाथ देते रही, आज मिलाइए लिया। यानी कि उसके तरफ से कोई जो है किसी तरह का कोई घोषणा चाहे कुछ भी, सॉरी, कोई जो है आग्रह, यानी कि आप हमारे तरफ से युद्ध लड़िए, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि फ्रांस ने कुछ कहा नहीं था। अब देखिए क्या हुआ, इसके प्रत्यक्ष, क्या जी, इसके प्रत्यक्ष लाभ काबूल को जो है प्राप्त हुआ। यानी कि इसके प्रत्यक्ष, यानी कि वो जो है नहीं कहा, फिर भी यहाँ पे किसका फायदा होने वाला था, काबूल का फायदा होने वाला था। अब देखिए युद्ध में, युद्ध की जो है समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिंडमाउट को भी बुलाया गया था। इसके इससे काबूल की यहाँ पे, अब देखिए यानी कि एक यहाँ पे शांति के लिए, यानी कि युद्ध जब हो रहा था तो युद्ध होगा तो जरूर से जरूर कुछ ना कुछ जो है नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तब बाकी देश देखेंगे उनका भी नुकसान हो रहा होगा, चाहे दूसरे देश देखेंगे थोड़ा सा रहम आएगा तो क्या करेंगे, कहेंगे भाई चलिए आप लोग बातचीत कर लिया जाए, क्या पता बातचीत से मसला हल हो जाए। जैसे अभी इस समय हो रहा था ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध, तो इसमें भी क्या हुआ था, पाकिस्तान वाला क्या किया था, सब पाकिस्तान में बुलाया गया था ना बातचीत करने के लिए, तो कुछ चीजों पे जो है सहमति बनी, कुछ चीजों पे नहीं बनी, फिर युद्ध चला, अभी चल ही रहा है। अब देखिए लेकिन घाटा सब सब देश को हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा जो है खाड़ी देश है जहां से लगभग जो है बहुत सारा तेल जो है कच्चा तेल हमारे पास वहां से आता है, गैस सब वहीं से आता है, वहीं मतलब जिस रास्ते से गुजरता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके फ्रांस, सॉरी, उसके बाद कह रहा है कि इसमें काबूल की जो है महत्व महत्व बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषणा कर दिया, जिसके कारण सॉरी सॉरी संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली का समस्या को काबूल ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। अब समझिए इसने क्या राजनीति करा, इसने पहले तो ये काम किया कि ये जो युद्ध होने वाला था किसके किसके बीच, युद्ध है, इधर देखिए, इधर हमारा जो युद्ध होने वाला था फ्रांस और किसके बीच हो रहा था, फ्रांस और परसा के बीच, किसके बीच, परसा के बीच, कहा सॉरी पेरिस के बीच, किसके बीच हो रहा था, फ्रांस और पेरिस के बीच ये युद्ध हो रहा था। लेकिन काउंट काबूल का जो है इसमें कोनो हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी, उसको चाहिए था क्या, फ्रांस का साथ चाहिए था, उसको भी इटली का एकीकरण करना था। अब उसको चाहिए था साथ, और उसको कोई, यानी कि वो उसको कोई पार्टी में ले नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, अपने से सुरक्षा अनुसार फ्रांस का साथ देना शुरू कर दिया। जब फ्रांस का साथ दिया युद्ध आगे बढ़ा, कुछ फ्रांस का भी नुकसान हुआ, कुछ जो है आपका पेरिस का भी नुकसान हुआ, यानी कि दोनों का नुकसान हुआ। तो क्या हुआ कि बाहरी देशों यानी कि यूरोप में रहने वाले जितने भी देश है, यूरोप के अंदर जितने भी देश है, उनके अंदर ये चीज की जो है यूरोप के अंदर जो है इस चीज की भावना आई कि मान लीजिए कि दोनों लड़ रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, यानी कि माया दया आया होगा। तब क्या हुआ कि वहां पे जो है इस प्रकार क्या किया गया, युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की, जबकि फ्रांस और अमेरिका ने नहीं किया था। लाभ प्राप्त करता हुआ, यानी कि उसको इस चीज का लाभ हुआ कि यहाँ पे यानी कि युद्ध की समाप्ति में पेरिस जो है शांति सम्मेलन, यानी कि पेरिस में क्या हुआ, शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें फ्रांस को तो बुलाया गया, ऑस्ट्रिया भी आया, लेकिन यहाँ पे पीडमाउंट भी आया, जिसके वजह से काउंट काबूल का यहाँ पे यानी जाना पड़ा, यहाँ पे गए।
जब काउंट काबूर गए तो वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने इसको ये चीज दिखा दिया कि ये जो ऑस्ट्रिया बार बार इटली के एकीकरण में हस्तक्षेप कर रहा है, यानी कि हाथ डाल रहा है, ये गलत है, ये गलत है। जब ये बतलाइए, आप गलती का मतलब गलती को सॉल्व करने आए हैं यहाँ पे, जैसे पेरिस और फ्रांस के बीच गलती हो रही थी, उसको हम लोग सॉल्व करने आए हैं। उसी तरह से हमारे पास इटली के भी प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रिया बार बार हस्तक्षेप कर दे रहा है, यानी कि उसने दिखाया कि आप जो शांति, यानी कि जो युद्ध को रोकने की घोषणा कर रहे हैं, वो इटली पे भी मंडरा रहा है, तो आप उसको भी सॉल्व कीजिए। यानी कि सभी का जो केंद्र ध्यान केंद्रित कर दिया किसके तरफ, इटली के तरफ, इटली के तरफ। अब देखिए वहां पे क्या हुआ, जब इटली के तरफ उसने किया, तो यहाँ पे इस प्रकार इटली की समस्या किसकी समस्या बन गई, पूरे यूरोप को, यानी कि उसको उन लोगों को लगा कि फिर से युद्ध होगा। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे आए हुए हैं पेरिस में, तो यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे शांति हो, फिर से हमारा यूरोप में दोबारा से युद्ध होगा। फिर से दोबारा से युद्ध क्यों भाई, यानी कि उसने बना दिया किसका समस्या, पूरे यूरोप का, यानी कि जो है कूटनीति के कारण संपूर्ण यूरोप का समस्या क्या बना दिया उसने, कौन बना दिया, काउंट कबूर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए पूरे यूरोप के अंदर उसकी समस्या बना दी। अब देखिए कबूर ने नेपोलियन नेपोलियन तीसरा से भी एक संधि कर की संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। यानी कि अब फ्रांस ये क्या बोलते हैं इटली के एकीकरण में धीरे धीरे शामिल होने लगा। यानी कि देखिए अब क्या हुआ, कबूर ने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि की, यानी कि ये कबूर था, इसने नेपोलियन से संधि की, जिससे सॉरी संधि की, एक संधि की जिससे के तहत फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ, यानी कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ उसने क्या किया, अपना जो है सैन्य शक्ति जो है किसको देने का आग्रह समर्थन देने का एथी किया, पीडमाउंट का। अब देखिए वादा किया, अब उसके बाद जो है नीस और से सेवाय नामक दो, क्या चीज, हाँ उसके बदले में नीस और स्वय नामक दो रियासतों रियासतें काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार किया। यानी कि उसको भी कुछ चाहिए था, उसको भी, एक मिनट रुकिए हो, दिख रहा है बाबू। अब देखिए, यानी कि उसने भी दो रियासत को देने का कर दिया कि हम आपको दो गो रियासत देंगे भाई, अब जो है हम आपको दो रियासत देंगे। और फ्रांस ने कबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहेगी, तो फ्रांस इसके विरुद्ध नहीं करे, यानी कि इसका विरुद्ध नहीं करेगा। यानी कि ये दोनों मिलना चाहे तो हम इसका विरुद्ध नहीं जाएंगे, यानी कि इसके आगे हम नहीं आएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये किसने कहा, फ्रांस वाले ने। अब देखिए है, अब यहाँ पे इसके बाद जो है, एक मिनट, यहाँ पे पेज नंबर कितने पे है, अब इसके बाद जो है रुकिए ना, अच्छा इसके बाद गैरीबाल्टी आएंगे, गैरीबाल्टी जो है 1860 में ऑस्ट्रिया और, अबे यहाँ तक हम लोग जान चुके थे ना, ए गैरीबाल्डी, ए ठीक है, कल जो है यहाँ से हम लोग आगे का क्लास शुरू करेंगे, इतना ही रहने देते हैं, चाहे यहाँ तक, ठीक है। आज देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा, मतलब काहे से कि हम ही पढ़ रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं बस, तो थोड़ा सा इधर उधर लगेगा।